नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। आप इस वक्त टाइम जोन ऑफ भारत के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में आज ईद के दिन सबसे पहले तो आप सभी को, जो भी हमारे दर्शक हैं, उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ। लेकिन ईद के दिन जोधपुर में माहौल खराब करने की जो साजिश हुई है, उसको लेकर आज बड़ी बात लोकतंत्र में करेंगे। जोधपुर में ईद और अक्षय तृतीया से ठीक पहले माहौल बिगाड़ने का खेल, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, झंडे के नाम पर ऐसा फसाद हुआ कि पथराव और आगजनी में कई लोग जख्मी हो गए, कई गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। सवाल उठता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने झंडे की आड़ में बवाल शुरू किया और जोधपुर में कैरोली पार्ट 2 बनाने का खेल रचने की कोशिश की। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक ऐसा तराना जिस पर हर हिंदुस्तानी का इतराना, जुबां पर गीत का आना और जोश से भर जाना। ये तिरंगा ही तो है जो देश को जोड़ता है। लेकिन वो कौन है जो मेरा झंडा और तेरा झंडा के झगड़े में अटूट हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश बोल रहे हैं? देश का झंडा बड़ा या धर्म का, यकीनन हर हिंदुस्तानी कहेगा देश का। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में जो कुछ हुआ वो ईद और अक्षय तृतीया के पावन मौके पर सतरंगी हिंदुस्तान की फिजाओं में जहर घोलने का फसादी फंडा था। बताया जा रहा है कि जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर पहले भगवा झंडे को उतारा गया, फिर दूसरे रंग का झंडा लगाया गया। बस फिर क्या था, हंगामा भयंकर हुआ, मारपीट जबरदस्त हुई, जमकर पत्थरबाजी हुई। अब पुलिस की मौजूदगी में वहां फिर से तिरंगा फहराने के बाद दावा अमन और शांति का है। सभी को यही कहूंगा, आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहे। और मैं सभी को, जो भी हमारा मुसलमान भाई बंधु है, उनको मैंने ईद का मुबारक। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको, ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए। मैं आपके माध्यम से जोधपुर की सभी जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि शांतिपूर्वक सौहार्द जो जोधपुर की पहचान रही है उसको बनाए रखें और प्रशासन और पुलिस प्रशासन शांति बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। आप भी हमारा सहयोग करें। लेकिन चार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस हालात पर कंट्रोल की कोशिश में जुटी है। जोधपुर से जयपुर तक हलचल तेज है। सीएम अशोक गहलोत ने एक तरफ शांति की अपील की है तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव समेत आला अफसरों के साथ मीटिंग की। या कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो,
पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। पहले करौली और अब जोधपुर में बवाल के बाद बीजेपी हमलावर है। यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत तो धरने पर बैठ गए, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पूरे विवाद का ठीकरा सीएम गहलोत के सिर पर फोड़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 3 साल से तुष्टीकरण की राजनीति का एक गंदा उदाहरण पूरे देश को दिया जा रहा है। बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति जो जालोरी गेट के ऊपर है, उस पर जो झंडा लगा रहता है, उसको हटाने की क्या जरूरत थी और अपने विशेष समुदाय का झंडा लगाने की क्या जरूरत थी वहां पर। उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं ये लोग, और ये तभी होता है जब गहलोत साहब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राजस्थान आज तालिबान बना हुआ है। ये इनकी औरंगजेबी जो मानसिकता है, उस कारण से ऐसी घटनाएं होती हैं। ये खुली छूट दे रखी है इन्होंने हिंसा की, लूट की। बीजेपी ने हमला किया तो गहलोत के बचाव में कांग्रेस आलाकमान के खास दूत उतरे। जोधपुर की हिंसा को बीजेपी का चुनावी एजेंडा करार दिया। इस पर पलटवार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। कांग्रेस से पूछा कि सीएम के शहर में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन, चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर प्रांत की शांति को भंग करके कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। ये उसी श्रृंखला का परिणाम है जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया। चाहे आप करौली की घटना देख लें, चाहे अलवर के राजगढ़ की घटना देख लें, चाहे आप कल रात को घटी घटना जो जोधपुर में घटी जालोरी गेट पे, उसको देख लें। उन सब का परिणाम ये निकलता है हमारी दृष्टि में कि सरकार ने तुष्टीकरण की नीति को अपना लिया, इसलिए कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अब जोधपुर में एक तरफ बवाल की आग बुझाने की कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासी फायदे की रोटी सेकने की कवायद भी चल रही है। इन सब के बीच जोधपुर में इंटरनेट बंद है, शहर में धारा 144 लागू है, 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है, ताकि भगवा बनाम हरे झंडे की चिंगारी फिर ना सुलगे। अनुज मिश्रा और भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो अब जोधपुर में जिस जालोरी गेट पर यह पूरा हिंसा हुई, बवाल हुआ, उससे वहीं पर हमारे सहयोगी अनुज पहुंचे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए और ये समझने के लिए कि हिंसा भड़की कैसे। जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर इसी जगह से हिंसा की जो है वो शुरुआत हुई थी। दरअसल सोमवार रात करीब 11:30 बजे के आसपास यहीं पर झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ। उसके बाद जमकर यहां पर हिंसा हुई। उसके बाद से ही तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। काफ़ी संख्या में यहां पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से ही यहां पर शांति व्यवस्था कायम करने की लगातार प्रशासन की कवायद जो है वो चल रही है। फिलहाल जो है स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, पुलिस बल तैनात है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं, जो कि साफ तौर पे गवाही दे रहे हैं उस हिंसा की जो कि कल रात यहाँ पर भड़की थी। हालांकि उसके बाद यहाँ पे
पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन आज सुबह यहां से चंद कदमों की दूरी पर थोड़ी दूरी पर फिर से एक बार हिंसा भड़की। हालांकि वहां पर भी अब स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सामान्य है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से शांति है, दुकानें जो हैं वो बंद हैं, पुलिस बल की तैनाती की गई है। पत्थर जो हैं तमाम जगहों पे आपको दिख जाएंगे, क्योंकि जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, वो जमकर यहाँ पर उत्पात मचाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जिसमें कई लोग जो हैं वो घायल भी होते हैं, कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो निशाना बनते हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो लगातार मामले की तफ्तीश की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये हिंसा किस तरीके से भड़की। एक आई विटनेस हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था, क्या किस वक्त ये हिंसा हुई थी? रात को दंगा हुआ था सर, उस टाइम तो शांति हो गई थी, लेकिन पत्थर हुआ, आंसू गिल के गोले छूटे, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन सुबह नमाज अदा होने के बाद में ये लोग पूरे निकल गए। उसके बाद में कुछ उत्पादी लोग जो यहाँ तोड़ फोड़ कर दी, 25 कारों के कार तोड़ दिए। काकरिया बिल्डिंग के सामने बख्तर मल्जी का बाग है, यहाँ पे इन्होंने तोड़ फोड़ की कम से कम 25 गाड़ियों के कार तोड़ दिए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश शर्मा, पीपी शर्मा। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए पत्थर जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। अब हम वहां पर चल रहे हैं जहां पर एटीएम को अपना निशाना बनाया गया। जाहिर तौर पर यहां से अगर बात किया जाए तो 500 मीटर की ये दूरी है। ये पूरी सड़क जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से रात के वक्त बताया जा रहा है कि तमाम उपद्रवी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। तमाम उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कितने बजे के आसपास की ये घटना है? 9 बजे के आसपास की। अच्छा, 9 बजे के बाद में यहाँ 25 कारों के कार तोड़ दिए, एटीएम को तोड़ दिया, बहुत नुकसान हुआ। पब्लिक आई तब तक वो लोग भाग चुके थे। अच्छा, पुलिस उस समय नहीं थी क्या? नहीं, पुलिस ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको भी मारा तो हमने बचाया। अच्छा, उनको भी हमने बचाया। फिर बाद में फोर्स आई, RSC आई वगैरह, उस टाइम क्या सब भगे थे। जाने के बाद में कुछ नहीं होता, इतना नुकसान हुआ। आप अभी आपको ऐड पर जाए, सब कारों के कागज अभी ऐड पर जाए बता देता हूँ मैं, सब आप चेक कर लो। पुलिस की कमी आपको दिखी कहीं ना कहीं? पुलिस बाद में आई, यहाँ पे इतना फोर्स नहीं था। रात को हादसा हुआ तो कंट्रोल करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और उपद्रव होने के बाद में अगर पुलिस आती है तो पब्लिक क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। हम अपने बलबूते पे सड़क पे उतरे और कंट्रोल किया। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की नाकामी? हाँ, बकायदा पुलिस की, प्रशासन सबकी नाकामी थी। अब मैं आपको सबको बताऊंगा यहाँ कितने कारों के शीशे टूटे हैं। अच्छा, पुलिस की नाकामी मानते हैं। अच्छा, जब हिंसा की शुरुआत हुई उसके कितने देर बाद पुलिस बल यहाँ पे पहुंची? देखो सर, ना तो कोई नाता आया ना कोई बात। हम अकेले मोहल्ले वाले सब मिलके यहाँ पे, हम अकेले मिलके यहाँ पे जाम लगाया, वो किया, तब कहीं जाके पुलिस वाला है। और फिर ये ओझा साहब आए और 2-3 बीजेपी के नेता है। तो फिलहाल जो है ये देखो सामने कार देखो। जी बिल्कुल। तो आज सुबह कल रात को हिंसा हुई, पुलिस ने उसको काबू में कर लिया। आज सुबह फिर से एक बार वहां पर उसी तरह का दृश्य देखने को मिला जो कल रात को जालोरी गेट के इलाके में जोधपुर में हुआ था। जोधपुर के कबूतर चौक से हमारे सहयोगी अनुज की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पर आज सुबह हिंसा हुई है। दरअसल यहां से थोड़ी दूरी पर ही वो जगह है जहां पे कल रात में हिंसा हुई थी, लेकिन आज सुबह बताया जा रहा है कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास यहां पर एक बार फिर से हिंसा होती है। ये पूरा वो इलाका है, दरअसल ये यहां पर ये मार्केट है, साथ ही साथ ऊपर रिहायशी इलाका है। और यहां पर बताया जा रहा है कि 50 से 60 की संख्या में उपद्रवी आते हैं और जमकर यहां पर हिंसा करते हैं। जो दुकानें हैं इसको अपना निशाना बनाते हैं, साथ ही साथ बताया जा रहा है जो गाड़ियां यहां पर हैं उसको अपना निशाना बनाते हैं। हमारे साथ इलाके के वो लोग मौजूद हैं जो इस हिंसा के गवाह हैं और निश्चित तौर पर जिस वक्त ये हिंसा हुई थी इनके जहन में क्या कुछ चल रहा था, साथ ही साथ क्या कुछ इन्होंने देखा, इन्हीं से जानते हैं। क्या कितने बजे के आसपास का ये इंसिडेंट है? 11 बजे के बीच में हुई थी। तोड़ फोड़, लकड़ियां, तलवारें सब थी उनके पास और पत्थर आए घर पे भी।
और एक बच्ची थी, बचा बच मारने लग गए उसको भी वो लोग। कितने लोग थे? करीब 200 लोग थे, 200 की संख्या में लोग थे। 200 की संख्या कोई संभालने से नहीं संभल रहे थे वो लोग, किसी के से इधर उधर सब तोड़ा फोड़ा करने लग गए वो लोग, बहुत ज्यादा। ये किधर बच्चा है, हम तो खुद ऐसे ही रह गए देशक में कि ये क्या हो रहा है, बच्ची को भी मार देंगे ऐसे हो रहे थे। एकदम से मतलब आक्रमण कैसे करते, वो एकदम से सरप्राइज जैसे सरप्राइज रह गए हम। अच्छा जो बताइए जरा, जो सीसीटीवी लगे थे उसको भी उन्होंने निशाना बनाया? उनको भी लगाया था, करा था, पर हम तो क्या घबरा गए थे, तो फिर हम ध्यान नहीं पाए। वो उन्होंने सब पे किया था वार, हम अपने जब बचा रहे थे भाई हमें नहीं लग जाए कहीं चोट, वो देखेंगे सीसी का भी तो कर दिया। वो सरप्राइज रह गए सब लोग, हम लोग पता ही नहीं चला किसी को भी। क्या कुछ हाथ में था उनके? उनके लकड़ी थी, पत्थर थे उनके हाथ में, पाइप के वो लोह के पाइप होते ना, वो पाइप थे उनके हाथ में, और आते ही बचा बच चालू हो गए, तलवारें। अब इसी को लेकर राजस्थान में राजनीति बिल्कुल गर्मा रही है। इस मुद्दे को लेकर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। इस दौरान कुछ चश्मदीदों ने झंडे को लेकर मचे बवाल की कहानी भी सुनाई। ये देखो, आप इनको देखिए, एक बार आओ, देखो आप अपनी बात बताओ, यहीं से बताओ, अपनी बात बताओ। जब मैं दुकान में काम कर रहा था, पत्थरबाजी हुई है। एक आदमी अपने घर में बैठा है, उसके बाहर बोलने की आवाज़ आई तो वो दुकान के बाहर खिड़की में आया, खिड़की में आके खड़ा हुआ। लगभग 200-250 लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, वो पत्थर सीधा सिर में लगा मेरे आके। इस घटना से क्या सिद्ध होता है? लूटपाट का इरादा है उन लोगों का। और देखो, आप कहाँ थे जब हुई थी घटना? हाँ तो घर में थे, घर में आकर निकल रहे थे इनके ऊपर घटना। शैलेंद्र जी आप कहाँ थे जब घटना हुई थी? जालोरी। ऐसे बहुत सारे लोग, ये तो मैं, ये ठीक है, ये आ गए हैं यहाँ इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ, आप खुद ही जानते हैं। मैं पत्रकार मित्र, अभी सौरभ जी मेरे सामने बैठे हैं, हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, इनकी दास्तान भी पूछी जा सकती है कि इनके साथ में क्या हुआ था। ऐसे सुमित का जो है सर में 5 टाके आए हुए हैं, तो उसके साथ में खड़ी थी। मैं ये जानकारी देना चाहूंगा, विधायक साहब आई और उस पक्ष के साथ खड़ी थी। हम तो पीड़ित थे, कोई सपोर्ट, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, कोई बात भी नहीं की हम लोगों से। तो दिन के उजाले में जो हुआ वो तो आपने देखा, लेकिन रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच में जिस तरीके का हंगामा रहा वो भी आपको दिखाते हैं। करौली दंगे का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर ईद की चांद वाली रात ही जोधपुर की हवाओं में जहर घोलने की नापाक कोशिश हुई। सोमवार की शाम अमंगल हो गया। विवाद इस कदर भड़का कि भगवा झंडे और हरे झंडे के झगड़े में पत्थर बरसाए गए, तलवारें लहराई गई। रात के अंधेरे की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी कैमरे में कैद उपद्रवियों के उत्पात का मंजर देखिए। जो नकाबपोश हिंसा की चिंगारी सुलगाने में शामिल थे वो सब के सब कैमरे में कैद हो चुके हैं। जो जोधपुर की गलियों में तलवार लेकर अमन चैन पर कटार चलाने के मंसूबे से घूम रहे थे वो भी सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो चुके हैं। जो पत्थर लेकर दूसरों का खून बहाने पर आमादा थे वो भी कैमरे की जद में आने से बच नहीं पाए। जोधपुर के सूरसागर से विधायक सूर्यकांता व्यास के घर जिन उपद्रवियों ने धावा बोला वो भी कैमरे की आंखों के सामने सरेआम हो चुके हैं। ईद, परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर जोधपुर में जश्न की तैयारी थी, लेकिन जश्न की सुबह होती उससे पहले रात के वक्त ही जालोरी गेट पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति पर लगे भगवा झंडे को उतारने को लेकर विवाद भड़क गया। फिर तो झगड़े की जद में ईद को लेकर लगे बैनर भी आए। आलम यह हुआ कि ईद की मिठास से पहले ही माहौल में कड़वाहट घुल गई।
बवाल इतना मचा कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लाठी से लेकर टीयर गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ पर कंट्रोल के लिए प्रशासन ने भी फौरन एक्शन लिया। अफवाह की आंधी ना चले, इसके लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। रात के वक्त से ही शांति की अपील होने लगी। चौक चौराहे और गली मोहल्लों में पुलिस वाले तैनात हो गए ताकि माहौल बिगाड़ने वालों को रत्ती भर भी मौका ना मिले। पुलिस अलर्ट मोड में है। टेंशन का माहौल अभी भी कायम है। ऐसे में ईद की नमाज से पहले शहर के मुफ्ती ने भी अमन का पैगाम दिया है। मैं तमाम अपने अइमे हजरात से बड़ी मोहब्बत के साथ दरख्वास्त करता हूं कि हालात की नज़ाकत आप सबको मालूम है। इन हालात को देखते हुए मैंने आज वहां एसपी साहब के वहाँ भी यही दरख्वास्त की थी कि हम कोशिश करके नमाज अपने अपने मोहल्ले में मस्जिदों में पढ़ें ताकि हमारी मस्जिदें आबाद हो और हमारी मस्जिदों में नमाजों की रौनक नज़र आए। मैं अब भी आप हजरात तमाम इमाम साहिबान से दरख्वास्त करता हूँ जो मेरी आवाज़ पहचान रहे हैं कि आप फजर की नमाज में अपने तमाम नमाजियों को दरख्वास्त कर दें कि मुफ्ती साहब की अपील आई है मौजूदा को देखते हुए अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, हरगिज़ मस्जिद को खाली न करें, पूरी नमाज आप मस्जिद में पढ़ें। ईद की नमाज ही मेरी दरख्वास्त है कि मस्जिद में पढ़ें। टाइम्स नाउ नव भारत भी अपील करता है, अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें, भाईचारे की डोर थामे रखें ताकि जोधपुर की फिजाओं में अमन का एहसास कायम रहे। खबर पुष्पेंद्र के साथ अनुज मिश्रा, जोधपुर, टाइम्स नाउ नव भारत। अब जोधपुर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई, वहीं जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की भी साजिश सामने आई है। अनंतनाग में ईद के मौके पर कुछ युवकों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। हालात बिगड़े नहीं, बस यही गनीमत है। ईद का मौका अमन का पैगाम लाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तो कुछ लोगों ने ईद के मौके पर कश्मीर के अमन में खलल डालने की कोशिश की। ईद पर जिनके हाथ दुआओं के लिए उठने चाहिए, उनके हाथों में पत्थर थे। ईद पर जिन्हें सेवैयां बांटनी चाहिए, वो सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे थे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मस्जिद में ईद की नमाज के लिए आए कुछ युवकों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। कैंपस के बाहर सुरक्षा बलों की गाड़ी खड़ी थी, जिस पर युवकों ने पत्थर बरसाए। कुछ पत्थरबाज मुंह ढककर आए थे तो कुछ का चेहरा साफ दिख रहा था। हालांकि इस पत्थरबाजी में कोई भी सुरक्षा कर्मी जख्मी नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने वक्त रहते पत्थरबाजों को खदेड़ दिया। श्रीनगर में जामिया मस्जिद और ईदगाह में तो प्रशासन ने पहले ही नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। सुरक्षा बलों को आशंका थी कि नमाज के बाद पत्थरबाजी की घटना हो सकती है। हालांकि वहां कोई अनहोनी नहीं हुई। अनंतनाग में काफी लंबे अरसे बाद पत्थरबाजी की घटना हुई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई। आंकड़े भी पत्थरबाजी में आई कमी की गवाही देते हैं। 2016 में 2653 पत्थरबाजी की घटना हुई थी। 2019 में जिस साल अनुच्छेद 370 हटा था, जम्मू कश्मीर में 2009 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। 2020 में पत्थरबाजी के सिर्फ 327 मामले ही दर्ज हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो या पत्थरबाजी की घटनाएं, दोनों में कमी आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अलगाववादी संगठनों पर शिकंजा। अलगाववादी अब कश्मीर के युवाओं को भड़का नहीं पा रहे हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते ही अनंतनाग में पत्थरबाजी की घटना को बढ़ने से रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। देश में कई मुद्दे हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, गर्मी की मार से लोग परेशान हैं, बिजली की आपूर्ति को लेकर बड़ी चिंता है। लेकिन घुमा फिराकर जब भी बात कीजिए तो जिन मुद्दों को हवा दी जाती है वो ऐसे मुद्दे होते हैं शायद जिनसे हर आदमी का सरोकार नहीं होता। हिजाब का मुद्दा एक बार फिर विवाद का रूप लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
इस बार विवाद बढ़ाने की कोशिश उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में की जा रही है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ प्रिंसिपल हाय हाय के नारे लगा रही हैं। सड़क के बीचों बीच ये लड़कियाँ ट्रैफिक को रोकने की कोशिश कर रही हैं। प्रदर्शन इस वजह से हो रहा है कि इन लड़कियों को क्यों हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश पे असर क्या है, क्या इनको एंट्री नहीं मिल रही, यही देखते हुए उत्तर प्रदेश में कैसे अब एक बार फिर चुनाव के टाइम में बड़ा जो कर्नाटक में हुआ था वो हिजाब की आवाज़ यहाँ सुनाई पड़ती थी क्योंकि चुनाव का माहौल था, लेकिन अब क्यों ये आवाज़ सुनाई पड़ रही है, खबर देखिए। कुछ लड़कियां प्रिंसिपल मैम हाय हाय के नारे लगा रही हैं। सड़क के बीचों बीच ये लड़कियां नारे लगाते हुए ट्रैफिक रोकने की कोशिश भी कर रही हैं। इन प्रदर्शनकारी लड़कियों ने हिजाब पहन रखा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं। हिजाब विवाद की यूपी में एंट्री। गाजियाबाद के गिन्नी देवी डिग्री कॉलेज की कुछ छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। छात्राओं की नाराजगी कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर थी। दरअसल सोमवार को कॉलेज में छात्राओं को सरकारी टैबलेट बांटे जा रहे थे। कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर टैबलेट लेने पहुंच गईं। उन छात्राओं का आरोप है कि हिजाब पहने होने के कारण स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें टैबलेट नहीं दिया और अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद छात्राओं ने सड़क पर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आज वो सब लड़कियां थी कि टैबलेट मिल रहे हैं टैबलेट, तो फिर हम कह रहे कहाँ मिल रहे हैं, कह रहे मैम से बात करने चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो देखा तो मैम, हमने अंदर कहा कि मैम से बात करनी है। कहने लगी कि हम जैसे हिजाब को देख लिया एकदम, कहने लगी कि तुमने हिजाब पहन रखा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर हमने कहा कि एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, हम अंदर नहीं जा रहे तो तुम बाहर आ जाओ, तुम हमारे जो भी प्रॉब्लम है हमारी सुन लो। कहने लगी नहीं, हिजाब उतार के जब ही अंदर आओ। छात्राओं के आरोप पर प्रिंसिपल की सफाई भी सामने आई है। प्रिंसिपल का आरोप है कि छात्राएं टैबलेट लेने के लिए कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं आई थी, जिसके बाद छात्राओं को लौटा दिया गया। टैबलेट वितरण हो रहा था जी। हमारे करीब 69 बच्चों को टैबलेट बटने थे, 55 बच्चे ले जा चुके हैं टैबलेट। उसी में छात्राएं जो है, उस समय भी छात्राएं बहुत सारी यूनिफॉर्म में नहीं आई थी, तो हमारे कहने की यूनिफॉर्म में ही बच्चों को लॉक करेंगे, तो उसी पर बच्चों ने रहा उनका। अब सवाल है कि सच कौन बोल रहा है, छात्राएं या फिर कॉलेज की प्रिंसिपल? इस सवाल का जवाब प्रदर्शन के वायरल वीडियो में ही मौजूद है। वीडियो में दिख रहा है कि प्रदर्शन कर रही कुछ छात्राएं कॉलेज यूनिफॉर्म में तो हैं, लेकिन कुछ छात्राएं यूनिफॉर्म में नहीं हैं। यानी स्कूल प्रिंसिपल की ये बात काफी हद तक सही दिख रही है कि छात्राओं ने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा था। प्रिंसिपल के बयान की तस्दीक कॉलेज की दूसरी छात्राओं ने भी टाइम्स नाउ नवभारत के सामने की। तो जो लड़कियां ट्रैफिक जाम कर रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म में थी, कॉलेज यूनिफॉर्म में थी? वो नहीं, वो यूनिफॉर्म में नहीं थी, विदाउट थी। लड़कियां विदाउट ड्रेस आ रही थी, और जैसे हम अभी विदाउट ड्रेस हैं, तो कॉलेज वालों ने कह रखा है कि ड्रेस में आओ और विदाउट ड्रेस मत आओ, तो बस ड्रेस को लेकर थोड़ा हंगामा था। अच्छा जी। तो ये हिजाब को लेकर जो बात हो रही थी, हिजाब पहन के नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है हमारे कॉलेज में। अच्छा। लड़कियां मोमडन की बहुत सारी पढ़ती हैं और हिजाब ओढ़ के आती हैं। इन छात्राओं ने साफ कहा कि कॉलेज में पहले भी लड़कियां हिजाब पहनकर आती थी, लेकिन कॉलेज में किसी तरह की रोक टोक नहीं रही है। ऐसे में सवाल है, जब कॉलेज का आदेश था तो कुछ छात्राएं यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आईं? सरकारी टैबलेट वितरण के लिए छात्राओं ने कॉलेज गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया? सवाल तो ये भी है कि क्या जानबूझकर हिजाब विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई? फरवरी मार्च में कॉलेज में हिजाब का विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ था। ये विवाद देश के कई हिस्सों में भी फैल गया था। बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर जो फैसला सुनाया था, वो सारे देश के लिए उदाहरण बन गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, को कोटि नमन करता हूँ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ करीब 5 साल बाद अपने पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर पहुंचे। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर जिले के पंचूर गांव में अपने पैतृक गांव पहुंचे। योगी आदित्यनाथ का काफिला पंचूर गांव पहुंचने के बाद वहां पर योगी आदित्यनाथ ने मां, भाई और अपने बहन समेत परिवार के लोगों से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ आज अपने परिवार के बीच रहेंगे। आज दोपहर में योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सीधे उत्तराखंड यमकेश्वर पहुंचे थे। पांच साल का वक्त बहुत लंबा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 साल बाद अपने पैतृक जिले यमकेश्वर आए। योगी आदित्यनाथ का स्वागत पारंपरिक उत्तराखंडी संगीत से किया गया। लगातार ढोल से उत्तराखंड का पारंपरिक संगीत बजाया जा रहा था। 3 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर आए सीएम योगी ने सबसे पहले अपने गुरु महंत वैद्यनाथ को गुरु दक्षिणा दी। सबसे पहले योगी यमकेश्वर के विद्याणी में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। इस कॉलेज में महंत वैद्यनाथ की एक भव्य मूर्ति लगाई गई थी, जिसका योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया। महंत वैद्यनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। जब योगी मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे भी लगाए। योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति पर माला चढ़ाई और अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत उत्तराखंड बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मूर्ति के अनावरण से पहले योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर के शिव मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद योगी मंदिर से बाहर निकले तो आसपास के काफी लोग उनसे मिलने के लिए आ गए। एक बच्ची ने योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने की इच्छा जताई तो योगी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। मंदिर के आसपास के लोग योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर बेहद खुश नजर आए। कॉलेज के मूर्ति अनावरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने उन गुरुओं को सम्मानित किया जिन्होंने बचपन में उन्हें शिक्षा दी थी। वैभव में अपना भी योगदान दिया है और आप सभी अपने शिष्य के हाथों सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे पर खुशी थी। मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद उनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहाँ पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक शिक्षक से टाइम्स नाउ नव भारत ने बात की तो शिक्षक ने योगी के बारे में बहुत ही रोचक बातें बताई।
आपने उन्हें पढ़ाया है प्रारंभिक जीवन काल में, किस तरीके की आपकी फीलिंग है और क्या राजनीति में जाने के बाद भी वो आप लोगों के संपर्क में रहे, बातचीत होती थी? हाँ, बातें होती थी, हमेशा फोन हमेशा मुझसे बात करते हो। अब तो खैर बहुत इस समय तक भी बात करते हो, परेशान से थे हम। जब मैं फ़ोन करता हूँ उनके सेक्रेटरी को लखनऊ, एकदम से मेरे से गुरु जी का फ़ोन है, ठीक है हाँ 2 फ़ोन। सबसे पहले कहते हैं आप कैसे हो, ठीक हूँ, सब आपकी कृपा है। 2-3 मिनट से बात हो जाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर के जिस कॉलेज में मूर्ति का अनावरण किया, एक समय उस कॉलेज में संचालन की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के पिताजी संभालते थे। योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर कॉलेज के प्रोफेसर, स्थानीय गांव वाले बेहद खुश थे। रविकांत राय के साथ हर्षा चंदवानी, यमकेश्वर, उत्तराखंड, टाइम्स नाउ नवभारत। सीधे मेरी सहयोगी हर्षा के पास चलते हैं। वो इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं। हर्षा, भावुक दिखाई पड़े आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पहुंचने के बाद, उन लोगों से मिलने के बाद जो बचपन में उनकी यादें जिनके साथ जुड़ी हुई थी। अब क्या कार्यक्रम है और कैसा उनका इंतजार और स्वागत की तैयारी है? देखिए अंकित, इस वक्त मैं पंचूर में हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीर उनके घर की, क्योंकि जहाँ पे आप लाइट पूरी जलती हुई देख रहे हैं वो पूरे का पूरा सीएम का आवास है, सीएम का पैतृक घर है, जहाँ पे उनकी माँ, उनकी बहन, उनके भाई और जितने भी रिश्तेदार है अगल बगल के गाँव से सब पहुँचे हैं। और पूरा देवभूमि उत्तराखंड बेहद खुश है और सीएम की जो खुशी है वो उनकी आंखों में आंसू बनकर के झलकी, क्योंकि 5 साल बाद मुख्यमंत्री आज अपने घर आए हैं और उनके मनपसंद खाना भी बनाया गया। अंकित, जब हमने उनकी मामी से बात की, बहन से बात की, तो बताया गया कि सीएम को जो फाड़ू की दाल है यहाँ पे उत्तराखंड की गढ़वाल की, वो बहुत पसंद है और वो खास तौर पे बनाई गई है। लेकिन वो सोने के लिए बहुत सारे लोग अंकित आज यहाँ देवभूमि अलग अलग जगह से पहुंचे थे। कोटद्वार से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, नीलकंठ गांव से, यमकेश्वर के अलग अलग गांव से, सब जगह से लोग मिलने के लिए पहुंचे थे, सुनने के लिए पहुंचे थे सीएम को। आज आप लोगों ने सुना सीएम को, देखा? हाँ जी, देखा। तो कैसा लगा? यहाँ के हैं और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं और इतने साल बाद अपने गांव आए, कैसा लगा आप लोग? कैसी अनुभूति हो रही थी जब सीएम को सुना आपने? हमें बहुत खुशी हुई, बहुत साल बाद आए गांव में। पहली बार मिला, हमें देखने को मिला कि जो इंटर कॉलेज में उन्होंने अपने गुरु का भी जो मूर्ति का अनावरण किया और उसके साथ साथ हमने उनको नजदीकी से दिखा। पहली बार कभी नहीं देखा था। हम उसे रहने वाले कोटद्वार के हैं जी और हम देहरादून थे। हम देहरादून से सीधा यहाँ पर आए, फिर उनके घर में भी गए, उनके साथ फोटो भी खिंचाए, वहाँ चाय पानी पी। अच्छा, तो यानी कि आप सीएम से उनके आवास पर मुलाकात करके आए? बिल्कुल। वहाँ पर कैसा नजारा है? पूरा गांव के कितने लोग इकट्ठा हुए हैं? बहुत पूरे गांव इकट्ठा हो रखा है। बहुत अच्छा नजारा है। हमने तो बहुत करीब से हमने सोचा नहीं था कि कभी हम मतलब इतने नजदीक से उनको देख पाएंगे और उनके साथ फोटो बहुत करीब से उनके साथ सेल्फी भी लिए। तो सीएम ने कुछ कहा आप लोगों से? गांव के लिए कुछ कहा? सीएम कैसे दिखाई दे रहे थे? खुश थे बहुत अपने घर आकर? बहुत खुश हो रखे थे और पर्टिकुलर एक जने से तो बात करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत भीड़ लगी हुई है काफी, पर इतना भी हो गया कि हमको पिक्स लेने का मौका मिल गया। तो हमें बहुत खुशी है बस। तो अंकित, ये खुशी है इन लोगों की आंखों में, इन लोगों की बातों में आप समझ पा रहे होंगे कि सीएम से मिल करके कितने खुश हैं ये सभी। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज योगी आदित्यनाथ जब बात कर रहे थे तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार भावुक भी हो गए अपने बचपन को याद करते हुए। पहले जब वो अपने शिक्षकों से बात कर रहे थे और दूसरी बार जब वो अपने गुरु महंत अवैधनाथ को याद करते हुए जब उनका मूर्ति का अनावरण हो रहा था, तब भी योगी आदित्यनाथ भावुक दिखाई पड़े। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और
उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद भी दूंगा। चलिए, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, सीधे आपको मुंबई ले चलते हैं। वहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है और अब लगता है कि राज ठाकरे के ऊपर पुलिस का एक्शन होने वाला है। राज ठाकरे को नजरबंद किया जा सकता है, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। राज ठाकरे घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दादर में एमएनएस मुख्यालय के बाहर भी पुलिस को भारी संख्या में तैनात किया गया है। अरुणील मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज ठाकरे के घर के बाहर से। शिवानी इस वक्त औरंगाबाद में है, उनके पास भी चलेंगे। पर अरुणील, यहां पर जिस तरीके से जो खबर अब आ रही है कि पुलिस की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है, एक बार जरा थोड़ी तस्वीरें हमें दिखाइए। क्या राज ठाकरे को आधिकारिक तौर पर भी कुछ बताया गया है पुलिस के द्वारा? पुलिस की ऑफिशियल्स अंदर राज ठाकरे के घर के अंदर गए थे। अभी भी अगर हम दिखाएंगे कि कैसा माहौल है और राज ठाकरे के घर के बाहर काफी पुलिस यहाँ पे तैनात है। अंदर भी पुलिस के कर्मचारी अंदर गए थे, राज ठाकरे से उन्होंने बातचीत भी की, बट क्या बातचीत की उसका खुलासा नहीं किया है। अगर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे देखें तो राज ठाकरे की जो फैमिली मेंबर्स है, उनकी पत्नी, उनके बेटे की पत्नी, सभी यहाँ से निकले, मंदिर गए थे, आते वक्त खुद चल के आए। उनमें नेता भी थे काफी जो चल के आए, बट राज ठाकरे उनमें से उनका हिस्सा नहीं थे। काफी बड़ी एक पॉसिबिलिटी ऐसी उभर के आती है कि उनको नजरबंद किया जा सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना हो, इसको बचाने के लिए नजरबंद किया जा सकता है। अगर देखेंगे कि यहाँ पर भी काफी मनसे के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हुए हैं। सभी ये कह रहे हैं कि अगर राज ठाकरे को अरेस्ट किया तो मुंबई पुलिस को पहले हमारे थ्रू गुजरना पड़ेगा। हम बात करते हैं आप कुछ कार्यकर्ताओं से यहाँ पे। आप बताएं कि ऐसा पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि राज ठाकरे को हाउस अरेस्ट किया जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है? क्यों आप यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए? देखो, अभी जैसे कि यहाँ पे ये सिचुएशन है करके सरकार जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है। राज साहब की जो शिवतीर्थ में सभा हुई, उसके बाद में ठाणा में सभा हुई, उसके बाद में जब औरंगाबाद में सभा हुई, उसके बाद में ये महाविकास आघाड़ी सरकार की पैर के नीचे की जमीन हिल गई है। इसीलिए अब वो अलग अलग पैदरे इस्तेमाल कर रहे हैं और राज साहब के खिलाफ अलग अलग मतलब स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं। अगर हम और मनसे के कार्यकर्ताओं से बात करके आप बताओ कि संजय राउत ने यह बोला है कि राज ठाकरे का अल्टीमेटम कोई फॉलो नहीं करता, यहाँ जो फॉलो होता है वो उद्धव ठाकरे का अल्टीमेटम फॉलो होता है। आज मनसे का कार्यकर्ता आप इसको कैसे देखते हैं? सुनील, संजय राउत और इनके बात करने को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। वो क्या बार बार, वो तो रोज ही बोल रहे हैं, उनके बोलने को कोई ये नहीं मतलब नहीं निकलता। आप कैसे देखते हो इसको? आप संजय राउत की बात कर रहे हैं ना। संजय राउत को आप देखो, आए दिन वो फिल्मी कादर खान की तरह डायलॉग मारते रहे बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है उसके अंदर कादर खान का भूत घुसा हुआ है और डायलॉग पे डायलॉग मार रहा है। उसके तरफ इग्नोर करो, जो भी मुंह में आया वो बकता है। महाराष्ट्र के अंदर राज साहब क्या चीज है, तो पूरे महाराष्ट्र को क्या हिंदुस्तान को मालूम है। और आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे की तरफ से कुछ सूचनाएं आई है क्या? पार्टी की हाईकमान की तरफ से कुछ सूचना आई है क्या कि कल क्या करने वाले हैं? नहीं, वो हमारा इंटरनल मामला है कार्यकर्ताओं का। वो हम कल जो दिखाना है वो कल दिखेगा। वापस आ रहा हूं एमएनएस की तरफ से। यहाँ पे कार्यकर्ता भी कुछ ज्यादा बोल नहीं रही। नहीं, मैं अरुणी शिवानी के पास जाना चाह रहा था, पर शिवानी से हमारी फोन लाइन जो है वो कट गई है। दोबारा कोशिश करेंगे, शिवानी के पास रुख करेंगे। लेकिन अरुणील, कल जिस तरह की तैयारी है, तो इसको क्या प्रिवेंटिव कस्टडी टाइप का माना जाए कि सरकार नहीं चाहती कि कल राज ठाकरे और एमएनएस कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन करें, इस वजह से उन्होंने उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में रखा हुआ है? ये सही बात है, यही इसको कहना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन इसको बोल सकते हैं, प्रिवेंटिव हाउस अरेस्ट इसको बोल सकते हैं। और अगर मुंबई पुलिस की बात करें या थाने पुलिस की बात करें, तो जितनी भी शाखाएं हैं मनसे की, बहुत सारी शाखाएं, जैसे शिवसेना पार्टी की शाखा होती, उनमें भी उन्होंने रेड्स की, वहां पे जो लाउड स्पीकर रखे गए थे उनको। और मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, शिवानी जुड़ गई है हमारे साथ। शिवानी, औरंगाबाद में एफआईआर दर्ज हुई है राज ठाकरे के खिलाफ, पुलिस पूरा एक्शन लेने के मूड में है। किन धाराओं में राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? क्योंकि अब इस बार लग रहा है जो चुनौती राज ठाकरे ने दी है, उद्धव ठाकरे उस चुनौती से पीछे नहीं हट रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी आगे बढ़ के बिल्कुल शिवसेना के स्टाइल में उसका जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दोनों ही भाई हैं, दोनों का हिंदुत्व तो फिलहाल सर्वोपरि चढ़ा हुआ है। जहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे द्वारा रैली की गई, जो 16 कंडीशंस दी गई थी, 16 कंडीशंस में से 12 का उल्लंघन होता है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होती
है। कल सारे सीसीटीवी फुटेजेस को निकाला गया। इनफैक्ट पुलिस ने भी अपनी एफआईआर के अंदर खास तौर पर जो है राज ठाकरे के भाषण के उस हिस्से को लिखा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यहाँ की मौजूद पुलिस से ये गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले वो जो है सारे लाउडस्पीकर्स को नीचे उतारे, वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे महाराष्ट्र में क्या होगा इसकी जिम्मेदारी या इसकी जानकारी राज ठाकरे को नहीं है। तो कई सारे ऐसे उन्होंने बयान दिए जहाँ पर उन्होंने अपने देश भर के हिंदू भाई बहनों से आह्वान भी दिया, उनसे गुजारिश भी की कि वो जो है अब राज ठाकरे की बात माने और अगर 3 मई तक जो है लाउडस्पीकर नहीं उतरते हैं मस्जिदों से तो वो हनुमान चालीसा बजाएं। तो इन सारी बातों का जिक्र करते हुए जो है कई धाराओं के आधार पर जो है लाउडस्पीकर के ऊपर इस पूरी कंट्रोवर्सी पर राज ठाकरे पर और अन्य जो 26 ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं पर अगर मैं अभी दर्शकों को बताना चाहूँ यहाँ पर इसी वक्त की राज ठाकरे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार मानी जाए तो सीआरपीसी की जो धारा है सेक्शन 149 जो कि अब तक एमएनएस के अन्य कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र भर में दिया जा रहा था, वो नोटिस अब तक राज ठाकरे को नहीं दिया गया था, लेकिन जल्द ही वो जो नोटिस है वो राज ठाकरे को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो सांगली में जो एक नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है राज ठाकरे के खिलाफ, उसको लेकर भी मुंबई पुलिस जो है एक कार्रवाई कर सकती है। तो राज ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस उद्धव ठाकरे के सरकार में पुलिस सीधे सीधे राज ठाकरे के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे का ये एक नया चैप्टर शुरू होता अब दिखाई पड़ रहा है।